इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी आईनी जंग जारी है और एक जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जारी है और ये वो जंग है जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है उसका बैलेंस ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की सदाएँ सुने तो वो ये सदा ये बुलंद कर रहे हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना वर्कलोड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और जो आइनी और सियासी मामलात हैं ये इनको वैसे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वो कहते हैं अलग होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक नई आइनी अदालत बनाई जाए। बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि सूबों में भी बननी चाहिए ताकि वर्कलोड का खात्मा हो, ताकि सियासी मामलात को जो सुप्रीम कोर्ट ना देखे। तो ये तमाम जंगें जारी हैं, सियासतदानों ने उसका महाज संभाला हुआ है। पहले नून लीग ने संभाला हुआ था, फोर फ्रंट पे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है और ये तमाम सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के नज़दीक एक बदकिस्मत सिनेरियो को प्रेजेंट कर रही है जिसके अंदर आपका अदालतों पर से एतमाद उठता चला नहीं जा रहा, उठ चुका है। आधी अदालत के मुतालिक ये परसेप्शन है कि वो इमरान खान के साथ फैसले आ रहे हैं उनके, आधी अदालत के मुतालिक परसेप्शन ये है कि वो हुकूमत के हक में फैसले करेगी या आ रहे हैं। अभी इवन 63A का जो फैसला जो मामला चल रहा है इसके मुताबिक लोगों ने पहले परसेप्शन बना ली हुई है कि ये 5-0 से या 4-1 से हुकूमत के हक में होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हक में होगा या किस तरह होगा। तो जिस मुल्क के अंदर पोजीशन ये हो इंसाफ की और अदालतों की, व्हेन द हाउस इज़ डिवाइडेड अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ, तो वहाँ पे कौन सा हाउस होगा और कौन सी यूनिटी होगी और कौन सा इंसाफ होगा। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इरफान सिद्दीकी साहब जो है उनका तमाम आर्गूमेंट लगा जो उन्होंने लास्ट वीक दिया और पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उसको कवर किया। उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया उनका एक तो कॉलम मेरे सामने रखा हुआ है जो दुनिया अखबार में लिखा है, बड़ा मतलब उनकी तनकीद का अंदाज भी इतना शायराना है इरफान सिद्दीकी साहब का और इतना उसमें फ़लसफ़ा भी है, शायरी भी है, अल्फाज का चुनाव भी जो है बड़ा ही फसाहत व बलागत पर मबनी है कि अगरचे अगर दूर से देखा जाए या इवन करीब से देखा जाए तो लगेगा कि शायद इरफान सिद्दीकी साहब से बढ़कर रूए ज़मीन पर पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का नाक़िद कोई नहीं है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से का नाक़िद तो कोई भी नहीं है जितने इरफान सिद्दीकी साहब है। लेकिन क्योंकि उनके अल्फाज जो है वो मैंने आपको बताया शायराना भी हैं, उनमें रस भी बरसता है, तो उनकी तनकीद की कड़वाहट जो है सुप्रीम कोर्ट को शायद उतनी महसूस ना हो और आम बंदे को भी। मतलब वो फरमा रहे हैं हिजान खेज माजून मरकब, मैं उर्दू अगर गलत पढ़ दूँ तो माजरत पहले ही, बड़ी अच्छी उर्दू वो लिखते हैं इरफान साहब और उन्होंने बड़ी अच्छी उर्दू लिखी है। वो इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच को बेसिकली तहक़ीक़ करते हुए उन्होंने ये फरमाया कि अगर अदालत आइन व कानून की वाज़ेह आर्टिकल्स की नफ़ी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कोई भी इदारा राह से भटके तो अदालत उसकी गिरफ्त करती है, अगर अदालत आइन व कानून की वाज़ेह आर्टिकल्स की नफ़ी करे तो उसे कौन ठीक करेगा। और यही उन्होंने अपने प्रेस टॉक के अंदर भी ये बात कही। तो मेरे ज़हन में उस वक्त भी सवाल ये आया था और अब भी आ रहा है कि कौन ठीक करेगा और ये मैंडेट किसके पास है सुप्रीम कोर्ट को ठीक करने का। सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को ये कहने का कि वो ठीक नहीं है इन फर्स्ट प्लेस, ये मैंडेट किसके पास है। क्योंकि जब आप एक शख्स के पास जिसको आप अदालत कहते हैं, रेफरी उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप जाते हैं, उसमें आप केस हार भी जाएं तो क्या उसके बाद आप ही के पास ये राइट है कि आप ये भी तय करें कि ये फैसला इतना गलत है कि इसके बाद इसकी दाद रसी के लिए एक नई आईनी अदालत बनाई जाए या कुछ और हल किया जाए या कोई और उसका हल निकाला जाए। इस बात को इरफान सिद्दीकी साहब क्योंकि PMLN के और नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं और उनकी बात को बड़ा सीरियसली लिया जाता है और लिया जाना भी चाहिए। ज़रा सुन लें पहले उन्होंने क्या फरमाया। है इस कुराए अर्जी के अंदर कि अदालत भी उसका कोई बेंच वो भी गलती कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो नौजुबिल्ला कोई पैगंबरों का कबीला है जिससे गलती का इर्तिकाब नहीं हो सकता। बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करे। किसी एक मार्शल लॉ के सामने हमारी अदलिया खड़ी नहीं हो। डिक्टेटरों का किरदार है मुल्क को बर्बाद करने में, उनसे 10 गुना ज्यादा किरदार है उन अदालतों का जिन्होंने उन डिक्टेटरों की तौसीक की। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आईनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। 239 आर्टिकल है आइन का, उसकी झैली शिक है 5, वो कहती है नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। एक और शिक देखिए 239(6) फॉर द रिमूवल of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura. Majlis
से शूरा की अथॉरिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे साथ इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत बहुत वेलकम। दो इशार जो है ना, अगर आपके सिर्फ वो पढ़ ली जाए कॉलम के तो वाज़ेह हो जाता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने कहा कि आपने 23 सितंबर के फैसले को कहा कि शाहकार है, इंसाफ नहीं कर पा रहा। आपने कहा हुस्न जब बेनकाब होता है आप अपना जवाब होता है। और उससे भी बढ़ के जो आपने फरमाया मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो मेजॉरिटी है, आपने कहा कि 12 जुलाई के फैसले ने सब कुछ मताए कूचा बाजार बना दिया है। और सागर सिद्दीकी साहब का शेर पढ़ा आपने, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र आज वो रौनक के बाजार नज़र आते हैं। तो ये जो रुसवाई आपको नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्या ये एक नई आईनी अदालत बनाने से ये रुसवाई ख़त्म हो जाएगी? उसमें भी तो वही जजेस होंगे जो इस सिस्टम से निकले, ख्वाह वो रिटायर्ड हैं या खादर सर्विस है। और क्या यही हल है उसका जो आपने सोचा है कि उस फैसले को डील करने का जो फैसला आपको शायद नहीं पसंद है आपकी पार्टी को? इरफान साहब जी, बहुत शुक्रिया कामरान। और सबसे पहले तो मैं आपकी सताइश करना चाहता था कि आपने अपने इब्तदाई अल्फाज में बड़ी शाइस्ता और बड़ी शगुफ्ता और बड़ी शुस्ता उर्दू बोली है और माशाल्लाह आप भरपूर कमांड रखते हैं सर। तो आप उसके बारे में कोई किसी तरह की कसर नफसी का शिकार ना हुआ करें। मामला ये है जनाब कामरान के जो इस वक्त की सूरत हाल है, आपने मेरी प्रेस टॉक का भी हवाला दिया। वो बातें मैं बिल्कुल 2+2 की तरह किया करता हूँ, जिस तरह मैं टीचर था और बच्चों को समझाता था तख्ता स्याह पे लिख के। अब आम आदमी को ये आप बता दें, मैं नहीं बताता, कि अगर आइन ये कहता है कि जो शख्स भी इलेक्शन जीत के आता है और वो इंडिपेंडेंट है, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर जब उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो विद इन 3 डेज़ किसी पार्टी में जाएगा या नहीं जाएगा, फैसला करना है उसे फॉर अनदर 5 ईयर्स टू कम। अब इन 3 सालों को अगर पार्लियामेंट बदल के 4 करना चाहती है या 5 करना चाहती है तो वो क्या करेगी? वो आईनी तरमीम लेके आएगी ना, जो 2/3 के लिए हमें उतनी ही मुश्किलात पड़ेंगी जितनी इस वक्त पड़ी हुई हैं। किस तरह उन जजों ने 3 को 15 से बदल दिया? मैं तो बिल्कुल एक सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि हाउ कैन दे डू इट, कि जब आइन 3 कहता है तो वो क्यों 15 कहते हैं और कैसे कहते हैं और क्यों कर कहते हैं? और फिर हमें कहते हैं आप मानो 3 को ना देखो, सब्ज़ किताब को ना खोलो, हमारा फैसला खोलो, और अगर 3 को हमने 15 कर दिया है तो 15 फाइनल है। ये नहीं हो सकता ना। जब आप ये कहते हैं जी कि फैसला कौन करेगा, तो फैसला ना मैं करूँगा ना वो करेंगे। एक किताब है ना, वो किताब फैसला करेगी। किताब खोल के आप भी देखें, खल्के खुदा भी देखें, लेकिन सर उस किताब को इंटरप्रेट करने का राइट तो आप ही ने, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया ना, फिर क्या करें? इंटरप्रिटेशन किसी नुक्ते की और 3 को 15 कर देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये भी की 63A की, जो केस लगा हुआ है कि जनाब उसके वोट भी नहीं गिने जाएंगे और वो घर भी चला जाएगा, दोनों सज़ाएं उसको एट ए टाइम मिल जाएंगी। हालांकि आइन साज़ों ने ये लिखा था कि वो घर चला जाएगा, डी-सीट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी की कमांड की अताअत नहीं करेगा, लेकिन वोट गिना जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि जी वोट नहीं, ये कैसे? वो नहीं लिख सकते थे ये जुमला कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा? जब उन्होंने नहीं लिखा और आपके सामने एक ए पार्टी की हुकूमत है, आप उसे घर भेजना चाहते हैं, एक बी पार्टी है जिसकी हुकूमत आप लाना चाहते हैं, आप ये जुमला आइन के उसके अंदर लिखने के आइन के अंदर लिखने के बगैर आप ला नहीं सकते ये तब्दील। तो आपने ये जुमला भी लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें होने लगेंगी, देखें होती चली आई हैं ना, माजी में भी होती चली आई हैं, लेकिन एक टाइम आता है। मैंने जो क्वेश्चन खड़ा किया है वो जुडिशरी के लिए भी है, वो जुडिशल माइंडेड लोगों के लिए है, वो मीडिया के लिए है, वो आम पब्लिक के लिए है, इंटेलिजेंसिया के लिए है कि ठीक है हम एक गलती करते हैं, 442 अरकान हमारी कमेटियां हैं, उनमें मामला खंगाला जाता है, लॉ डिवीजन देखता है, पता नहीं कौन कौन देखता है, इवन देन हम गलती कर लेते हैं। चलें आप ठीक कर लेते हैं, आप ज़्यादा दानिशमंद हैं, ज़्यादा आइन पे दस्तरस रखते हैं, हमने आपको ये अथॉरिटी दी हुई है, ओके। लेकिन क्या ये कभी इम्कान है, कभी कोई ऐसा दिन, बदबख्त दिन आ सकता है इस मुल्क के अंदर कि अदलिया के 6, 7, 8 अरकान भी गलती करें? क्योंकि वो इंसान है ना, हमारे जैसे ना, हम आए रोज करते हैं, आए रोज वो ठीक कर दुनिया में हर जगह गलती होती है। उसका एक तरीका रिव्यू पिटिशन भी है, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर रिव्यू पिटिशन में वो गलती बरकरार रहे
तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको उस गलती को मानना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए को ओवरराइड तो नहीं कर सकते। तो आपके पास इसका हल क्या है? मतलब एक तो ये हल तो नहीं हो सकता ना कि एक आईनी अदालत बना दी जाए। आईनी अदालत तो इसका हल नहीं है, क्योंकि वो या तो आप कहेंगे जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अपीलेट अदालत बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे तो इंसाफ नहीं हो रहा, तो अगर वहां पे हमें इंसाफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट में, तो हम एक और अदालत में जाएंगे। उसके लिए आप इसलिए नहीं आर्गूमेंट दे सकेंगे कि वहां से जजेस तो यही आएंगे, यही इंसान है जो गलती फिर कर सकते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकता है आपको इख्तलाफ हो, आपके मुखालिफ का इख्तलाफ हो जाए। तो दुनिया जहान में तरीका तो यही है कि जहां फैसला गलत भी समझा जाए तो वहां पे रिव्यू जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज। जी सर। नहीं, दुनिया जहान में नहीं है। आपने अभी एक मुल्क का नाम लिया, यूएसए का। यूएसए में अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो देखते हैं कि एक जज जो है वो जानबूझ के गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दस्तूर के अगेंस्ट जा रहा है, तो मामला सीधे सबाव उनकी कांग्रेस में आ जाता है। वो इम्पीच करते हैं, वो जज को इम्पीच करते हैं, और इम्पीचमेंट अगर वहाँ कामयाब होती है तो सेनेट में चली जाती है। और आपको पता है कि सेनेट, मैंने अपनी प्रेस टॉक में भी ये बात कही थी कि सेनेट को फौरी तौर पर जूरी का दर्जा दे दिया जाता है। वो जूरी बन जाती है और वो न सिर्फ इम्पीच करके निकालती है, वो चाहे तो सजा भी दे सकती है। सो हम इन इंतहाओं तक नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम सिर्फ आईनी तरमीम की बात जब आप करते हैं ना, तो एक दूसरी चीज़ भी जहन में रखें। जो हम जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अच्छा बनाने जा रहे हैं, ताकि ऐसी सोच ही ना अदलिया तक बताइए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अमेरिका में इस तरह होता होगा और होता है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये तो फिर वो एक्सटेंट है जिसमें आप कहें कि जज सही नहीं फैसला दे रहा, वो मेला फायदा हो गया। तो फिर आप कोई ऐसा हल निकाले ना। यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो जजों को निकालती है, यहाँ पे सेनेट नहीं निकालता। यहाँ पे भी तरीका है मिसकंडक्ट का, यहाँ पे भी हमने जजेस को निकलते हुए भी देखा है, रिजाइन करते हुए भी देखा है, इवन कार्रवाई शुरू हुई तो जज छोड़ जाते। तो या तो आप ये कहें कि जनाब क्योंकि ये फैसला सही नहीं आया और ये जज जो है मेला फाइडा है, आप ये भी नहीं कह रहे। आप तो अभी आज बिलावल साहब भी और आप भी, मेरा नहीं ख्याल, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर बिनुल्लाह, जिन जजेस ने फैसला दिया है, आप उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल उठाएंगे, या तो आप सवाल उठाएं खुल के, और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस तो ले जा सकते हैं ना। तो या तो आप ये कहें, लेकिन आपने ये बताया कि जी हम एक आईनी अदालत बना रहे हैं जो इसका मदावा है। वो किस तरह मदावा हो सकता है एक ऐसे डिसीजन का जो आपके नजदीक आइन को ही तय करके डिसीजन आ गया? जी, देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह के फैसले ना होने का मदावा जो है वो एक आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। हमने कभी ये दावा नहीं किया। उसके असबाब, उसकी वजूहात की तरफ मैं आता हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जी कि अगर इस तरह के फैसले होते हैं तो उसका एक फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें नहीं जाते। वो उनका पर्सनल कंडक्ट जा सकता है। कोई फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम चैलेंज नहीं कर सकते। फैसले चैलेंज ही नहीं हो सकते, वो नज़रसानी पे आते हैं और ख़त्म हो जाते। किसी जज ने कितना ही गलत फैसला दिया हो, उसकी नीयत को लेके हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा सकते, ला ये कहता है। सो वो रास्ता हमारे लिए बंद है। अब मामला ये है कि हम दो चीज़ें जो मैं भी आपको बयान करने लगा था, एक हम जजों की सिलेक्शन का तरीक़ाकार बेहतर बनाना चाहते हैं। दुनिया में ये तरीक़ाकार नहीं है। हमारे यहाँ जज खुद ही देखते हैं कि किस वकील को हमने एलिवेट करना है, किस चैम्बर से हमने लेके आना है, वो खुद ही उसका नाम तजवीज़ करते हैं, खुद ही एक जुडिशल कमीशन में भेज देते हैं। हमारी जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है उसको गैर मौसर कर दिया, उसके सारे पर काट दिए उन्होंने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया है कि अगर हमारी सिफारिशात ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये नहीं मानती तो पहले तो वो अपनी वजूहात लिखेगी क्यों नहीं मानती। उन वजूहात वो जस्टिसेबल हैं हमारे पास, हमने फ़ैसला करना है कि वो वजूहात ठीक हैं या नहीं हैं। और अगर दोबारा वही सिफारिशात हम भेज देते हैं जिस तरह गवर्नर के बारे में कहा जाता है, तो फिर ये 8 रुकनी कमेटी चाहे 8 के 8 मुतफिक हो जाएं, इन्हें वो बात मानना पड़ेगी जो हम कह रहे हैं। सो वेयर इज दैट कमेटी? दैट कमेटी इज गॉन। पार्लियामेंट का कोई रोल उन्होंने खत्म कर दिया। इरफान साहब, आप आगे ये है कि अगर मैं आपको एक लफ्ज़ पीछे ले जाऊं, ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है, इस पे बात नहीं, मैं आपको फैसले में जानना चाह रहा हूं। मैं उधर आता हूं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। फरमाइए। मैं सिर्फ सर ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी सारी बात दुरुस्त मान लेते हैं कि जी ये फैसला 3 से 15 दिन करना इनका इस्तेहकाक नहीं था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये फैसला गलत है। उसके बाद काम नहीं, ये तो आप मेरे अल्फाज
नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो मैं कह रहा हूँ ये अच्छा काम नहीं, ये आइन की खिलाफवर्जी थी, आइन की खिलाफवर्जी, आइन को तोड़ा गया है। ठीक है, इसका असर अब हल क्या है देखें। और दो जजों ने, उसी बेंच के दो जजों ने कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आप उसी बेंच के अंदर बैठे हुए। अब मैं आप समझना से चाह रहा हूँ कि आपके बकौल और दुनिया के बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुराद मैं इन जजेस की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ने बड़ी ज्यादती की पनामा केस के अंदर। उनका बनता ही था नाहली, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उस फैसले को मानना पड़ा। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो ये नहीं कह सकते थे कि जजों ने ये कर दिया, जज फलां के साथ मिले हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी करता धरता, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने डिस्क्वालीफाई हुए, हम उस हेयरिंग में मौजूद थे। अब मुझे सर ये बताइए सर कि ये अगर रिव्यू पिटिशन के अंदर भी यही फैसला बरकरार रहता है तो हुकूमत इसको मानने को तैयार है? इसमें तो आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं फैसला फजूल है, ये फैसला इंसाफ से मावरा है, ये कानून को आइन की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन क्या आप इसकी बुनियाद में ये तो नहीं कह रहे कि हम फैसला नहीं मानेंगे या इलेक्शन कमीशन को नहीं मानना चाहिए आपकी राय में? देखें, हमारे लिए एक मुश्किल तो है ना कामरान, हमारे लिए मुश्किल ये है कि पार्लियामेंट आइन बनाती है, पार्लियामेंट आइन की मुहाफिज समझी जाती है, पार्लियामेंट का हर रुकन आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के वहाँ बैठता है। अब अगर उसी पार्लियामेंट से चुनी हुई एक इंतज़ामिया होती है, वज़ीर आज़म होता है, हमें ये कहा जाए कि जी ये आइन छोड़ दें जिसका हल्फ आपने उठाया था, हम अगर 3 को 15 कहते हैं तो ये 15 ही है। हमारे लिए अब सवालिया निशान ये है कि क्या हम इस बात को सर झुका के मान लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो करंट फैसले की बात आप कर रहे हैं कि इसका क्या नतीजा होना है या क्या हम क्या करेंगे जी। मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट 2017 के एक्ट में तरमीम कर चुकी है पिछले महीने अगस्त में। उस तरमीम में ये कह दिया गया है कि इसका इतलाक जो है वो 2017 से होगा। पार्लियामेंट के अपने में आज भी मैंने अशतर औसाफ साहब से बात की, हमारे एक पुराने अटार्नी जनरल थे, मुझे दिलचस्पी होती है इन बातों से, तो मैं ख़ुद भी तहकीक करता रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ, रहनुमाई लेता रहता हूँ। सलमान भट्ट साहब से मैंने बात की, देर आर सेवरल डिसीजंस जो इस बात की इजाज़त देते हैं कि बाज़ मामलात के अंदर पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने किसी इक़दाम को रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से ले जाए, बशर्ते कि वो किसी की फौजदारी की सज़ा ना हो। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदालत मजबूर है, पाबंद है। जिस तरह आप हमें कहते हैं ना कि आप पाबंद हैं, उससे पहले अदालत पाबंद है कि वो पार्लियामेंट का कानून जो बन चुका है, जिसका इतलाक 2017 से हो चुका है, उसको देखे वो इरफान साहब, ये तो आपका आर्गुमेंट है, दे कि बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब का भी आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट अशतर साहब का सुप्रीम कोर्ट में हुज्जत तो नहीं हो सकता। मुझे सर ये बता दीजिए कि आपने ये एक आर्गुमेंट दिया कि जी हमने एक एक्ट पास कर दिया है जो कि आम सिंपल, उससे आपने पास कर दिया है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन गया है रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास भी, और ऑब्वियसली आप भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में ये कहे कि ये एक्ट जो आपने पास किया है इसका इतलाक हमारे फैसले पे नहीं होता और इसको आपको मनवन उसी तरह तस्लीम करना पड़ेगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने पनामा को तस्लीम किया, ख्वा आप उसको नाजायज़ समझते थे, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन को पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट किया, ख्वा उसको नाजायज़ समझते थे, तब क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? तब हुकूमत क्या उसको मानेगी या नहीं मानेगी? देखें कामरान, आप जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं ना, उनकी ज़द जो भी फैसले थे उनकी ज़द पड़ती थी किसी इंडिविजुअल पे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे पड़ी, वो घर चले गए, भुट्टो साहब पे पड़ी, वो फांसी लग गए, नवाज शरीफ पे पड़ी, उनकी हुकूमत छिन गई, वो जला वतन हो गए। इस फैसले की ज़द किसी इंडिविजुअल पे नहीं पड़ रही, इस फैसले की ज़द पड़ रही है पार्लियामेंट की साख्त पे। पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान आ चुके हैं अपनी एफिडेविट दे के, अपनी रजामंदी के साथ एक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनमें से किसी एक को भी शिकायत नहीं है। आज तक कोई नहीं गया कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ के फलां पार्टी में जाना चाहता हूँ। ये जो पूरा सिस्टम उथल पुथल हो रहा है ना, इसमें कोई यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं है निशाने पे। अगर हम कोई इंडिविजुअल होता तो हम कहते यार चलो हम अब भी मान लेते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं। ये तो पूरे निज़ाम को तिलपट किए दे रहे हैं ना। ये तो एक ऐसा इख्तियार जो उनके पास बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। देखिए ना, पीटीआई गई नहीं है उनके पास, पीटीआई को पता है कि ये हमारा इस्तेकाक नहीं है। जो पार्टी गई है आप उसको कहते हैं जी कि हम तुम्हें मानते ही नहीं है, और वो जो उस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, जो उसके पिंजरे के अंदर बंद हैं, वो दाना दुनका खा रहे हैं बड़ी खुशी से। उनमें से कोई नहीं कहता कि हमें इस पिंजरे से निकाल के उस पिंजरे में डालो। तो ये जो फ्लॉज हैं, इसके बावजूद अगर आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट को आंखें बंद करके इस फैसले को मान लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट शायद ऐसा ना कर पाए।
और पार्लियामेंट को अपना वजूद अब आके साबित करना पड़ेगा कि जब आइन की खिलाफवर्जी, ठीक है मार्शल लॉ के दौर में बहुत कुछ हो जाता है, हम सह भी लेते हैं, और इंडिविजुअल के खिलाफ जैसे आप मिसालें दे रहे हैं हम वो कड़वा गोंट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे इदारे की साख्त के ऊपर आप उन लोगों को भी नहीं पूछते जो हल्फ लेके अंदर बैठे हुए हैं कि भाई आप आ गए, चलो आपसे हम पूछ तो लेना कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहते हैं। पीटीआई का जो वकील है सलमान अकरम साहब, उनसे वो पूछते हैं जो कमल शोजब की दरख्वास्त लेके गए थे कि जी आप चाहते हैं कि पीटीआई को ये नशस्तें मिल जाए, वो कहते हैं नो सर हमारा ये केस ही नहीं है। तो यार, तो इरफान साहब पॉइंट आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा पार्लियामेंट अब की दफा ऐसा ना कर पाएगी, तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी भी केस का फैसला, ये केस है या कोई और केस है जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक लगे आपको, हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त, तो उसमें पार्लियामेंट ऐसा ना कर पाएगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो वो क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यूड फैसला जब हो जाएगा, अगर होता है और वो भी खिलाफ आता है बकौल आपके पार्लियामेंट के या बकौल हुकूमत के या पीटीआई के हक में आता है, वो ऐसा क्या आपके पास लीगल मैकेनिज्म है पार्लियामेंट के पास कि वो कहेगी कि जी हम इस फैसले को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब ग्राउंड जो भी हो, आपने जो भी दलाइल दिए कि जो पीटीआई भी नहीं मान रही, वो तो पीटीआई भी नहीं चाह रही थी, वो उनके मेंबर्स भी बड़े सेटिस्फाइड हैं, जरूरत ही नहीं थी पार्टी बनाने की, पिटिशन बनाने की, जब वो है ही नहीं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, कतई नजर ऑफ दैट, अदालत तुल गई हो अपने फैसले को इंप्लीमेंट करने पर, तो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर पाएगी, पार्लियामेंट क्या करेगी सर फिर उस फैसले के खिलाफ? देखें, जो आप कहते हैं जी कि हमारे पास लीगल मैकेनिज्म क्या है, हमने लीगल मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लिया है, कानून बना दिया है। अब उस कानून से दाएं बाएं अदालत को नहीं होना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके मुताबिक फैसला करना। आपका सवाल ये है कि अगर वो ये भी ना माने, हाँ फिर क्या होगा, पार्लियामेंट की बात भी ना माने और वो अड़ी रहे अपनी बात पे, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, वो ना वो कोई लीगल निज़ाम को माने, ना वो किसी मतलब अगर आपके इस बात को ना माने, ना इस कानून को माने, जी जी जी, और कानून को ना माने, किसी बात को भी ना माने, जी जी, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को, मुल्क के दानश्वरों को बैठ के ये सोचना होगा, या तो आप ये तय कर लेंगे कि अदालत अपनी आज़ादी के नाम पर कुछ भी कर सकती है और किसी भी इदारे को ताराज कर सकती है, और उसकी आज़ादी जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती से बड़ी होती है। अब देखें यार, मैंने उस प्रेस टॉक में भी हवाला दिया था, आर्टिकल 239(5) ये कहता है कि कोई आईनी तरमीम में, मेरे पास अब भी वो अल्फाज है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, वो कहता है नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। इसका कोई तर्जुमा भी कर लें आप, किसी भी बुनियाद पे कोई, ये एक शिक है आइन की सर, लेकिन एक मिनट फेंक दी साहब, लेकिन उसके मुकाबले पे अगर आपको मेरी बात सुन लेना जी, बता दें आप बता दें, आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें सर। मैं कामरान ये कह रहा हूँ, अब ये शिक आइन के अंदर मौजूद है ना, 239(5). अब 239(5) प्रैक्टिकली लिखी हुई है आपके आइन की सब्ज किताब में, लेकिन मीनिंगलेस कर दिया है इन्होंने इसको तख्ता स्याह से मिटा दिया है, इसलिए कि जी ये हमारी उसमें जो आज़ादी अदलिया है उसके अंदर शायद कोई वो दखल अंदाजी कर रही है या नहीं कर रही है। आपने 18वीं तरमीम उठा के लगा ली, फिर हमारी जो बिलावल साहब रोज़ कहते हैं कनपटी पे बंदूक रखी कि तुम 19वीं तरमीम करो और ये चीज़ें डालो। 19वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने ये कहा, ये 11 रुकनी अगर जुडिशल कमीशन होना है तो इसमें गालिब अक्सरियत जजों की कोई 8 तादाद कर ली, बाकी 3 रह गए, जो मर्जी आप करते चले सर। अब इसमें तो बात ये खलवाड़ की जो आपने फरमाया ना आर्टिकल 239, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन उसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फुल कोर्ट डिसीजन आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि द इमेंडेटरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू इम्प्लाइड लिमिटेशंस। उस पर आप लोगों ने कभी एतराज नहीं किया। फिर आगे वो यही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि पार्लियामेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल्स जो आपने फरमाए इरफान साहब 238 239 इज वेस्टेड विद द पावर to amend the constitution as long as the salient features of the constitution are not repealed, abrogated or substantially altered। कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट पाकिस्तान की जितनी पावरफुल भी हो वो ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इस पे बात नहीं कर रहा आपसे, ये आपकी बात है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुकाबले मैं बात करूंगा ना, चले, लेकिन मेरा बात ना करें, ठीक है आप कीजिएगा। लेकिन मेरा पॉइंट सर, मैंने जब आपसे पूछा कि पार्लियामेंट कुछ करेगी
और ये नहीं मानेगी डिसीजन, तो आपने कहा दानिशवरों को सोचना पड़ेगा। लेकिन सर इसके तो उससे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा ना हुकूमत को, कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर आप रिजेक्ट करते हैं आउटराइट रिव्यू के बाद भी, तब आप किस तरह उसको कहेंगे कि हम नहीं मानते लेकिन इस प्रेमिस पे नहीं मानेंगे, या आप तौहीन अदालत के, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा? देखिए, तौहीन अदालत में भी वज़राए आज़म घरों में जा चुके हैं, तनख्वाहें लेने पे जा चुके हैं, आगे क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक न एक दिन हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आप जो एक इतना लंबा चौड़ा मिसाल दे रहे हैं कि वो हमारी आइन की तरमीम की कदगनें लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू फ्लान सब, तो आइन वालों ने जो व्हाट्सोएवर का क्या मतलब है? आपने व्हाट्सोएवर को पकड़ा, गंदे नाले में डाला और फिर कहा जी कि आप हम बताएंगे कि तुम क्या तरमीम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यार, अगर हम 442 गलती कर सकते हैं, यही तो मेरा सवाल है, तो आप 8 भी तो ठोकर खा सकते हैं ना। हम अगर ये कह दें कि हल नहीं बता रहे कि अगर ये ठोकर खाए तो फिर क्या किया जाए, ना आपने मुझे कोई बताया कि मैं हल ये बता रहा हूँ। मैं हल इसलिए उस तरफ नहीं जा रहा कि हमें तवक्को है कि अभी नज़रसानी अपील बाकी है, कानून एक पार्लियामेंट बना चुकी है, सेनर जो एडवाइस है उन तक पहुंच रही होगी, जजों तक भी पहुंच रही होगी, जज खुद भी गौर करेंगे कि हमने शायद ठोकर खाई है, शायद हमने गलती की है, शायद हमने आइन को 3 से 15 करके गलती की है, शायद जिस पार्टी को रिलीफ दिया है वो हमारे पास आई नहीं थी। हो सकता है कि जजों में खुद एक सोच पैदा हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि यहाँ ऐसे फैसले जो पहले आपने कर दिया था इंतखाबात का, सारे फैक्टर्स को रद्द करते हुए, वो नहीं माना गया, गाड़ी चलती रही। आप ऐसे फैसले ना करें। आपकी तौकीर, आपकी अज़मत, आपका वक़ार, आपकी अहमियत, आपका इफ्तिखार ये है कि आप वो फैसले दें जो आइन के मुताबिक हों, जो कानून के मुताबिक हों और जो दूसरे मुश्किल में न डालें। अब 5 अर्जियां तो इलेक्शन कमीशन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपसे बहुत सी बातें पूछनी है। आपने ये कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि जिस तरह इलेक्शन के मामले पे फैसला नहीं माना गया था सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह गालबन ये फैसला भी नहीं माना जाएगा अगर आपके तमाम दलाइल और आपके तमाम इलेक्शन कमीशन जो चाह रही है, जुडिशल रिव्यू में जाना चाह रही है, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती तो ये माना जाएगा और गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ अ पोलिटिकल रियलिस्ट, मैं इस पे तो नहीं जा रहा कि मुल्क के अंदर क्या तहते हो जाएगा, कानून की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। आम क्रिमिनल भी सोचेगा कि अगर हुकूमत वक्त जो है फैसला ना मानकर इस मुल्क के अंदर आइन को बेहरमती कर सकती है या अदालत की बेहरमती कर सकती है तो हम क्यों माने। मैं इन चीज़ों में नहीं जा रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैसला नहीं मानेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी। और ये आइनी अदालत जो है, ये इसका मकसद जो है उस पर भी जो तनकीद की जा रही है उस पर भी ज़रूर इरफान साहब से पूछेंगे कि अगर इसका मामला सिर्फ इतना ही है, इतना ही मकसद है कि जज कोर्ट्स के जो केसेस हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए या लगेज हटाया जाए, तो ये जजेस कौन से आसमान से उतरेंगे, भी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ही हैं। तो इसका मकसद दूसरी पार्टी समझती है कि उनको नुकसान पहुँचाना है ताकि अपने मनपसंद एक कोर्ट बना के किया। इस पर कोई रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। जब पूछा इरफान साहब से वो कह रहे हैं मुतहरिक होने वाले, लेकिन इस बात को काफ़ी अर्सा हो गया मुतहरिक हो नहीं रहे और जजों के इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इसका भी उन्होंने सोचा हुआ क्या करना है जब ऐसा मौका अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान की रियासत क्या सोचती है इस तमाम मामलों पर, नेक्टा की रिपोर्ट क्या कहती है, कितना बड़ा कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस हो रहा है कोर्ट्स के अंदर। मुल्की कानूनी सियासी मामलात पे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से बातचीत जारी है। इरफान साहब, वक्त का पता ही नहीं चला आपके साथ बात करते करते, वक्त ही आगे किल्लत में चाहूँगा ज़्यादा सवाल पूछूँ आपके और ज़्यादा जवाब ले लूँ। मैं सवाल ऐसे पूछूँ कि बस आप मुझसे जवाब देके अगले सवाल पर हम चल पड़े। सर, ये 63A के अंदर अगर फैसला आ जाता है कि बेसिकली अब अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी का वोट देता है और वोट देने के बाद जो है उसकी वो वोट काउंट किया जाएगा, तो ये आप इस चीज़ पे हुकूमत है कि अगर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो आज़ाद के तौर पे हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा, वो इस तरमीम पर अगर वोट देना चाहे, आप उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं इस तरमीम के लिए, 2/3 पूरी करने के लिए? देखें, ये तो एक मफरूज़ा है कि ऐसा होता है तो क्या होगा, या हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी ये होगी कि आइन अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, जो कि आना चाहिए। आइन में जो इजाफी एक शिक डाल दी थी वो ख़त्म होनी चाहिए। सर, आपको लगता है जजेस के इस्तीफ़ा देने की जो बाज़गश्त सुनाई देती है उसमें कोई हो सकती है हकीकत, और अगर हो भी जाए तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या आप कहेंगे नहीं ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी असामियाँ खाली हो गई हैं तो असामियाँ पुर कर लेते हैं चीफ जस्टिस साहब से कह के,
या जिस तरह भी जो प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त? मेरे इल्म में कामरान ऐसी बातें नहीं हैं जो बाहर या सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या कितना वज़न है मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अदलिया को अभी हम देख रहे हैं कि कलमी मार्का वहाँ चल रहा है, खतूत लिखे जाते हैं, रुक्के लिखे जाते हैं, जवाब दर जवाब चलता है। आपने अभी कहा था ना जी कि अदलिया के बारे में फिर लोग क्या सोचेंगे जी कि वो ये कर सकते हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब, ये 1954 से हो रही हैं। और मैं बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है मेरी कि अदलिया के वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को, अदलिया की अज़मत को, अदलिया की हैसियत, अहमियत, अफादियत, जितने भी लफ्ज़ हैं, उनको अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है ना तो वो हमने नहीं पहुँचाया, आम आदमी ने भी नहीं पहुँचाया, मजलूमों ने नहीं पहुँचाया, वो अदलिया ने इन्होंने खुद पहुँचाया है। आप देखें ऐसी ऐसी। ठीक है। जी अच्छा, बिल्कुल ये बताइए कि इमरान खान साहब जो अब तहरीक चला रहे हैं एहतजाज की, इसके अंदर जिस जिस जगह में वो ऐलान कर रहे हैं, ख्वाह मियाँ वाली है, ख्वाह कोई और शहर है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब 4 अक्टूबर को जो है वो डी चौक में हम बैठ जाएंगे जाके, और जब तक रिहाई नहीं होती जब तक नहीं उठेंगे। हमें ये भी पता है कि सरबराही शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट भी एक्सपेक्टेड है, वो भी आएंगे। तो किस तरह डील करेंगे आप, खासतौर पर डी चौक वाले प्राइम मिनिस्टर चाइना के, सॉरी डी चौक वाले अगर मैं जाके बैठ जाती तहरीक इंसाफ, तो किस तरह डील करेंगे उन्हें? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि आपको पता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाइना के सदर या वज़ीर आज़म आ रहे हैं और बहुत से डिग्निटरीज आ रहे हैं, तो ये खान साहब को भी मालूम है। और खान साहब की रिवायत यही है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, जब इस तरह का कोई मजमा लगता है, जब इस तरह का कोई इज्तिमा होता है, पाकिस्तान का कद काट ऊपर बढ़ने वाला होता है, तो 2014 से उनकी यही रिवायत है। तो अब एक बार फिर कर लेंगे, करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको रोकने की आप लोग ऑब्वियसली हाई हैंड भी जा सकते हैं। देखें, अगर कौमी, देखें ना, कौमी मफाद का तकाजा क्या यही है कि उन्हें खुली छूट दे दी जाए और वो 9 मई की तरह की हरकतें करते हुए, दनाते हुए, या 22 मई 2022 वाली हरकतें करते हुए इस डी चौक में आ जाएं, या 2014 वाली हरकतें करते हुए आ जाएं? क्या ये मुल्की और कौमी मफाद में है जब सारी दुनिया के लीडर यहाँ जमा हैं? या हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करें? और इस तरह की जो शरपसंदाना एक्टिविटीज़ हैं, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो करना जानते नहीं है ना। इन्होंने आज तक कोई पॉलिटिकल, कोई डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करना चाहते। इरफान साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो नए चीफ जस्टिस होंगे, इसका हुकूमत नोटिफिकेशन लेकिन नहीं निकाल रही। इसमें तो कोई भाम नहीं आपके जहन में, या अभी है उसमें कि शायद तरमीम में ऐसी क्लॉज आ जाए कि शायद किसी की मुद्दत बढ़ जाए, कम हो जाए, या आपको कोई भाम नहीं है कि नहीं वही है, ठीक है नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाला लेकिन होंगे वही चीफ जस्टिस हैं? जी, मैं ज़ाती तौर पे भी और अमूमी तौर पे भी हम देखते हैं, मेरी जमात में भी ये तासुर पाया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े नेक नाम जज हैं, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, इस्तेकाक भी रखते हैं मौजूदा कानून के तहत। और मेरे जहन में तो कोई ऐसा अबहम नहीं है, ना ही हम कोई किसी की मुद्दत मुलाजमत या किसी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं। सूरत हाल ये रहती है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। मंसूर शाह चीफ जस्टिस, राइट सर। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान आपके साथ नहीं होते तो आपके पास फिर भी अददी अक्सरियत है कि अक्टूबर में आप पिच करेंगे ये नए चीफ जस्टिस के रिटायर होने से, इस चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले आईनी तरमीम, ये प्लान है हुकूमत का? मंसूर अपना कामरान, टू बी वेरी फेयर, मेरा ख्याल ये है कि अपर हाउस में मौलाना के ना होने से हमें ज़रूर मुश्किलात होंगी। लोअर हाउस में शायद हम मैनेज कर पाएँ, लेकिन ऊपर हमें मुश्किलात होंगी। वो जो मैनेज आप करेंगे वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों के साथ करेंगे या उनके जो एफिलिएट लोग थे? आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन मैं पूछ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ठीक लेकिन तो आप ऐसी चीज़ पूछे जो मैं बता सकूं। बिल आप पेश करेंगे, लेकिन आप आईनी तरमीम पेश करेंगे मौजूदा काजी फाइजा साहब के होते होते ही? देखें, हम उसी वक्त पेश करेंगे जब हमें मालूम होगा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम दोनों हाउसेज में कंफर्टेबल मजाकी रखते हैं कि इसको थ्रू कर। इरफान साहब मेरे साथ ही रहेगा, एक परसेप्शन और है अगर हमें ये महसूस होगा, इरफान साहब मेरे साथ रहिएगा, एक परसेप्शन और है कि अदालत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा,
इस वक्त मैंने कल आपको डिटेल बताई थी नेक्टा की कितने पेंडिंग केसेस है एटीसी के अंदर, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें, हम लाहौर हाई कोर्ट को देखें, जजों की असामियों से लेकर केसेस की पेंडिंग होने तक लाइनों की लाइनें लगी हुई है। उसका हल क्या है? बहुत से लोगों के नज़दीक हल आईनी अदालत है, बहुत से लोगों के नज़दीक जो है इसका हल कुछ और भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 60 जजेज हैं, जबकि 24 असामियाँ खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में 40 जज हैं, 9 असामियाँ खाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 30 जज हैं, 16 असामियाँ खाली हैं। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट सेशन मजिस्ट्रेट्स 2364 है, जबकि 770 असामियाँ खाली हैं। इस तरह ये जो जमानतें मिल रही हैं दहशत गर्दों को, उसकी शरह अगर आप देखें 2024 में तो वो ओवरऑल 10.4% जिसमें जमानतें 4 सालों में। इसी तरह अगर आप देखें तो 2024 के अंदर 93 को सजा हुई, 893 दहशत गर्दों का चलान पेश हुआ, तो 10.4% तो इसमें सिर्फ सजा का, बाकी सब रिहा हो जाते हैं। इसका हल निकालने की भी जरूरत है जनाब। रियासत इसको बड़ा क्रिटिकली देख रही है इन चीज़ों को, अदालतों में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक में आज का शो था, अपनी फीडबैक हमेशा हमें दे सकते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।